एक बहुत ही दिलचस्प स्थिति के बारे में सोचते हैं। मान लीजिए एक काफी अहम मीटिंग चल रही है। हाँ, अक्सर ऐसा होता है कॉर्पोरेट दुनिया में। बिल्कुल। और मेज के दोनों तरफ बैठे लोग बहुत ही पेशेवर तरीके से बात कर रहे हैं। उनके शब्द बिल्कुल सफे-तुले हैं। और उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान भी है। हाँ, सतह पर सब कुछ एकदम सकारात्मक लग रहा है, लेकिन अचानक बिना किसी स्पष्ट कारण के डील रद्द हो जाती है। मतलब कागज पर सब कुछ सही था, फिर भी कुछ तो खटक रहा था, है ना? यही तो। अक्सर ऐसा लगता है कि हम एक ऐसे शतरंज के खेल का हिस्सा हैं जहां हमें केवल मोहरों के चलने की आवाज सुनाई देती है, लेकिन असल में बोर्ड पर क्या हो रहा है वो हमें दिखाई ही नहीं देता। बिल्कुल सही कहा। जो सतह पर है हम उसी को पूरी सच्चाई मान लेते हैं। ये एक बहुत ही आम मानवीय प्रवृत्ति है। इंसान का मस्तिष्क चीजों को सरल बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। अच्छा। हाँ, हम स्पष्ट श्रेणियों और सीधे अर्थों पर निर्भर रहना पसंद करते हैं। जो बोला जा रहा है उसे सच मान लेना संज्ञानात्मक, यानी मेरा मतलब है कॉग्निटिवली बहुत आसान होता है। बजाय इसके कि हर शब्द के पीछे का छिपा हुआ अर्थ तलाशा जाए। एकदम सही। भाषा के विकास ने हमें जटिल विचारों का आदान प्रदान करने की सुविधा तो दी, लेकिन साथ ही इसने हमें अपनी असली भावनाओं को शब्दों के आवरण में छिपाने का टूल भी दे दिया। बिल्कुल। और यहीं पर पैट्रिक किंग की प्रसिद्ध पुस्तक रीड पीपल लाइक अ बुक की प्रासंगिकता सामने आती है। हाँ, तो आज की इस विस्तृत चर्चा का मुख्य उद्देश्य इसी कला का विश्लेषण करना है। ये समझना कि कैसे लोग बिना एक भी शब्द बोले अपनी पूरी कहानी बयां कर देते हैं। अगर हम उन सूक्ष्म संकेतों को, जिन्हें सटल क्यूज कहा जाता है, उन्हें डिकोड करना सीख लें, तो ये किसी सुपर पावर से कम नहीं है। अरे वाह, सुपर पावर। बिल्कुल। ये कौशल हमें ये देखने की दृष्टि देता है कि लोग असल में क्या सोच रहे हैं, न कि वे दुनिया के सामने क्या मुखौटा पेश कर रहे हैं। तो इस सुपर पावर की शुरुआत कहाँ से होती है? इसकी नींव मानव व्यवहार के मूल कारणों को समझने पर टिकी है। कोई भी व्यक्ति हवा में कोई कार्य नहीं करता। मतलब हर काम के पीछे कोई ना कोई वजह होती है। हाँ, हर छोटे से छोटा व्यवहार, चाहे वो कॉफी का कप उठाने का तरीका हो या बात करते समय नजरें चुराने की आदत, इसके पीछे एक प्रेरणा या मोटिवेशन होती है। और मनोविज्ञान में इसे कैसे देखा जाता है? मनोविज्ञान में हम इस प्रेरणा को मुख्य रूप से 4 स्तंभों पर टिका हुआ मानते हैं: इच्छा, भय, सुख और दुख। इच्छा, भय, सुख और दुख। अच्छा। विकासवादी दृष्टिकोण से देखें तो मानव मस्तिष्क की वायरिंग इन्हीं 2 दिशाओं में काम करती है। या तो हम किसी सुख या इनाम की ओर बढ़ रहे होते हैं। हाँ, या फिर किसी दर्द और खतरे से दूर भाग रहे होते हैं। इसको अगर एक उपमा या एनोलॉजी के जरिए समझें तो किसी के बाहरी व्यवहार को देखना बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी कार के बाहरी ढांचे को देखना। हाँ, जैसे उसका रंग लाल है। बिल्कुल, लाल रंग है, डिजाइन बहुत एरोडायनामिक है, ये सब तो बाहर से दिख जाता है, लेकिन कार की उस बाहरी चमक से ये तय नहीं होता कि वो कितनी तेज चलेगी या वो किस दिशा में जाएगी। सही कहा। उसके लिए कार के इंजन को समझना पड़ता है कि वो कार क्यों और कैसे चल रही है। और वो इंजन ही इंसान की प्रेरणा है। हाँ, अगर हमें ये पता चल जाए कि इंजन कितने हॉर्स पावर का है और वो किस ईंधन पर चल रहा है, मतलब इंसान के मामले में क्या वो किसी डर से प्रेरित है या किसी इनाम की इच्छा से, तभी हम ये भविष्यवाणी कर सकते हैं कि वो कार या वो इंसान आगे क्या करने वाला है। मैं आपकी इस एनालॉजी से पूरी तरह सहमत हूँ। तो ये इंजन काम कैसे करता है इंसान के दिमाग में? इंजन की ये कार्यप्रणाली मस्तिष्क के सबसे पुराने हिस्से में गहराई से रची बसी है, जिसे लिम्बिक सिस्टम कहा जाता है। लिम्बिक सिस्टम? हाँ, जब हम किसी की प्रेरणा को समझ लेते हैं तो अगला सवाल ये उठता है कि वो आंतरिक अवस्था बाहरी दुनिया में कैसे प्रकट होती है। खुशी, उदासी, घृणा, क्रोध, भय और आश्चर्य। इसका सबसे दिलचस्प पहलू ये है कि दुनिया की कोई भी संस्कृति हो, ये भावनाएं चेहरे पर एक ही तरह से व्यक्त होती हैं। हाँ, लेकिन यहाँ जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो ये है कि ये भाव इतने सूक्ष्म होते हैं कि इन्हें पकड़ना बेहद मुश्किल है। कितने सूक्ष्म होते हैं ये माइक्रो एक्सप्रेशंस केवल 1 सेकंड के 25वें हिस्से के लिए चेहरे पर आते हैं। 1 सेकंड का 25वां हिस्सा? अरे बाप रे! हाँ, इसके पीछे एक बहुत ही स्पष्ट जैविक तंत्र काम कर रहा है। मतलब बायोलॉजी? बिल्कुल। जब कोई व्यक्ति किसी तीव्र भावना का अनुभव करता है तो मस्तिष्क के 2 अलग-अलग हिस्सों में एक तरह की रस्साकशी शुरू हो जाती है। रस्साकशी कैसे? भावनाएं पैदा करने वाला लिम्बिक सिस्टम
तुरंत चेहरे की मांसपेशियों को उस भावना को व्यक्त करने का आदेश देता है। अच्छा। लेकिन उसी क्षण मस्तिष्क का तार्किक हिस्सा, जिसे नियोकॉर्टेक्स कहते हैं, वो सामाजिक मर्यादा या किसी अन्य कारण से उस भावना को छिपाने का प्रयास करता है। तो इस लड़ाई में जीत किसकी होती है? इस प्रक्रिया में असली भावना उस एक पल के लिए चेहरे पर फ्लैश हो जाती है, जिसे इंसान चेतन रूप से नियंत्रित नहीं कर सकता। ये तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। इसका मतलब ये है कि चाहे कोई व्यक्ति कितना भी चतुर क्यों ना हो, वो अपने असली भावों को पूरी तरह से छिपा नहीं सकता। बिल्कुल नहीं छिपा सकता। वो जीव विज्ञान को पूरी तरह से मात नहीं दे सकता। मतलब शब्दों से झूठ बोलना आसान है, क्योंकि शब्द हमारे चेतन नियंत्रण में है, हम सोच समझ कर बोलते हैं। हाँ, लेकिन जब बात इन सूक्ष्म शारीरिक प्रतिक्रियाओं की आती है, तो असली भावनाएं उस एक सेकंड के अंश के लिए सतह पर आ ही जाती हैं। ऐसे अगर कोई उदाहरण दें तो? उदाहरण के तौर पर, अगर किसी को घृणा या डिस्गस्ट महसूस हो रही है, तो वो चाहे कितनी भी मीठी बातें कर लें, उसकी नाक एक पल के लिए सिकुड़ेगी और ऊपरी होंठ हल्का सा ऊपर उठेगा ही। अरे वाह, ये तो बहुत ही सूक्ष्म है। हाँ, सटीक विश्लेषण चाहिए इसके लिए। और जब हम चेहरे से नीचे उतरकर पूरे शरीर की भाषा या बॉडी लैंग्वेज की गतिशीलता पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो ये लिम्बिक सिस्टम की प्रतिक्रिया और भी अधिक स्पष्ट हो जाती है। बिल्कुल। पूर्व FBI एजेंट जो नवारो के संदर्भ का उपयोग करें, तो हमारा गैर मौखिक संचार हमारी आदिम वृत्ति है। आदिम वृत्ति? मतलब जब हमारे पूर्वज जंगलों में रहते थे? हाँ, जब हमारे पूर्वज जंगलों में शिकार करते थे, तो उनके पास खतरे की चेतावनी देने के लिए शब्द नहीं थे। तो उनका शरीर तुरंत प्रतिक्रिया करता था? एकदम सही। आज हम जंगलों में नहीं हैं, लेकिन हमारा मस्तिष्क अभी भी उसी तरह काम कर रहा है। इस आदिम वृत्ति का एक बहुत ही रोचक पहलू शांत करने वाले व्यवहार में देखने को मिलता है, जिसे पैसिफाइंग बिहेवियर कहते हैं। हाँ, अक्सर मीटिंग्स में या तनावपूर्ण स्थितियों में लोग अपने गर्दन के पिछले हिस्से को सहलाने लगते हैं, या माथा रगड़ते हैं, या अपनी उंगलियों से बेचैनी से खेलने लगते हैं। ये सिर्फ एक रैंडम हरकत नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक गहरा न्यूरोसाइंस छुपा है। अच्छा, तो इसके पीछे क्या विज्ञान है? पैसिफाइंग बिहेवियर अनिवार्य रूप से शरीर का खुद को सांत्वना देने का अवचेतन प्रयास है। मतलब शरीर खुद को शांत कर रहा है? हाँ, जब हम तनाव में होते हैं, तो मस्तिष्क का अलार्म सिस्टम सक्रिय हो जाता है और हृदय गति बढ़ जाती है। तो गर्दन छूने से क्या होता है? गले को छूना, विशेष रूप से कॉलर बोन के बीच के हिस्से को सहलाना, वेगस नर्व को उत्तेजित करता है। वेगस नर्व? हाँ, ये नर्व मस्तिष्क को संकेत भेजती है कि हृदय गति को धीमा किया जाए और शरीर को शांत किया जाए। और ये सब पूरी तरह से अवचेतन स्तर पर होता है। इंसान को पता भी नहीं होता कि वो खुद को शांत करने के लिए ऐसा कर रहा है। बिल्कुल नहीं पता होता। इसके साथ ही रक्षात्मक मुद्राएं या डिफेंसिव पोस्चर्स भी एक बड़ी भूमिका निभाती हैं। जैसे बाहों को सीने पे बांधना, यानी क्रॉस्ड आर्म्स। हाँ, या बात करते समय शरीर के मुख्य हिस्से को दूसरी तरफ मोड़ लेना। ये सब असुरक्षा और खतरे की भावना को दर्शाता है। ये इंसान का अपने महत्वपूर्ण अंगों को बचाने का आदिम तरीका है। और इसके ठीक विपरीत मिररिंग का व्यवहार होता है। मिररिंग? हाँ, जहाँ लोग अनजाने में उन लोगों की नकल करते हैं जिनसे वे जुड़ाव या सहमति महसूस करते हैं। ये मिरर न्यूरॉन्स का खेल है, जो सहानुभूति और तालमेल स्थापित करने में मदद करते हैं। लेकिन मैं यहाँ एक सवाल उठाना चाहूंगा, थोड़ा सा पुश बैक देना चाहूंगा। हाँ बिल्कुल, पूछिए। अगर कोई अपनी बाहें बांध कर बैठा है, तो क्या इसका ये मतलब नहीं हो सकता कि उसे बस ठंड लग रही हो? मेरा मतलब है, हर शारीरिक मुद्रा का इतना गहरा मनोवैज्ञानिक अर्थ निकालना क्या सही है? यह बहुत ही लाजवाब सवाल है, और ये एक ऐसी जगह है जहां सबसे ज्यादा गलतियां होती हैं। हर इशारे को एक ही सांचे में नहीं ढाला जा सकता। बिल्कुल। मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी बस स्टॉप पर खड़ा है, सर्द हवा चल रही है और उसने अपनी बाहें कसकर सीने पर बांधी हुई हैं। और वो थोड़ा सिकुड़ कर खड़ा है। अब अगर कोई नौसिखिया बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट उसे देखेगा, तो वो शायद ये निष्कर्ष निकाल ले कि ये व्यक्ति बहुत ही रक्षात्मक या असुरक्षित महसूस कर रहा है। लेकिन वास्तविकता तो ये है कि उस व्यक्ति को बस ठंड लग रही है। बिल्कुल। शरीर की किसी एक मुद्रा का गहरा अर्थ निकालना बिना संदर्भ को समझे एक भयंकर गलती हो सकती है। तो इस गलती से कैसे बचा जाए? इसी त्रुटि से बचने के लिए शर्लॉक होम्स अप्रोच का उपयोग किया जाता है। शर्लॉक होम्स अप्रोच? अच्छा। हाँ, किसी एक संकेत पर तुरंत निष्कर्ष निकालना वैसा ही है जैसे किसी किताब का सिर्फ एक शब्द पढ़कर पूरी कहानी का अंदाजा लगाना। तो हमें क्या करना चाहिए? प्रभावी और सटीक रीडिंग के लिए
क्लस्टर्स यानी इशारों के एक समूह को देखना अनिवार्य है, न कि किसी एक संकेत को। क्लस्टर्स मतलब हमें कम से कम 3 या अधिक संकेतों को एक साथ देखना चाहिए जो एक ही दिशा में इशारा कर रहे हों। बिल्कुल। अगर किसी ने बाहें बांधी हुई हैं, ये संकेत 1 हुआ। उसका जबड़ा भिंचा हुआ है, ये संकेत 2 हुआ। और उसके पैर दरवाजे की तरफ इशारा कर रहे हैं जैसे वो वहां से तुरंत निकलना चाहता हो, ये संकेत 3 हुआ। तब हम कह सकते हैं कि वो व्यक्ति असहज है। केवल एक संकेत कभी भी पर्याप्त नहीं होता। और बेसलाइन के बारे में क्या कहेंगी? क्लस्टर्स के साथ साथ बेसलाइन स्थापित करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। बेसलाइन का अर्थ है किसी भी व्यक्ति का सामान्य व्यवहार कैसा होता है, ताकि उसमें होने वाले असामान्य बदलावों या डेविएशंस को पकड़ा जा सके, है ना? एकदम सही। मान लीजिए कोई व्यक्ति स्वभाव से ही बहुत चुलबुला है और वो हमेशा अपने हाथ हिलाकर बात करता है, तो ऐसे व्यक्ति का हाथ हिलाना कोई असामान्य बात नहीं है। लेकिन अगर वही व्यक्ति अचानक किसी सवाल के जवाब में बिल्कुल स्थिर हो जाए तो ये एक विचलन है। और इसके विपरीत एक बहुत शांत रहने वाला व्यक्ति अगर अचानक उंगलियां चटकाने लगे तो वो भी एक विचलन है। हाँ, जब तक हमें ये नहीं पता कि सामान्य क्या है, हम असामान्य को नहीं पकड़ सकते। ये बहुत ही सूक्ष्म तरीका है। और दिलचस्प बात यह है कि ये अप्रोच सिर्फ शारीरिक हाव-भाव तक सीमित नहीं है। बिल्कुल नहीं। केवल शरीर ही नहीं, व्यक्ति जिन शब्दों का चुनाव करता है वे भी उसके दिमाग का एक बहुत बड़ा क्लस्टर होते हैं। मतलब भाषा विज्ञान और मनोविज्ञान का संगम। हाँ, लोग किन सर्वनामों या विशेषणों का उपयोग करते हैं वो उनके मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बहुत कुछ बताता है। जैसे कि एक्सट्रोवर्जन या न्यूरोटिसिज्म। जेम्स पेनीबेकर जैसे शोधकर्ताओं ने इस क्षेत्र में काम किया है। जब कोई व्यक्ति बहुत अधिक मैं, मेरा या मुझे जैसे सर्वनामों का उपयोग करता है तो ये अक्सर अवसाद या न्यूरोटिज्म का संकेत होता है ना? हाँ, इसका कारण बहुत तार्किक है। जब कोई इंसान दर्द में होता है तो उसका पूरा ध्यान खुद पर केंद्रित हो जाता है। अगर किसी के दांत में दर्द है तो वो दुनिया के बारे में नहीं सोचेगा, वो केवल अपने दर्द के बारे में सोचेगा। बिल्कुल। अवसाद भी एक प्रकार का दर्द है जो व्यक्ति को आत्म केंद्रित कर देता है। इसके विपरीत एक्सट्रोवर्ट लोग अक्सर हम का उपयोग करते हैं क्योंकि उनका ध्यान बाहरी दुनिया और संबंधों पर अधिक होता है। सही कहा। तो जब हम चेहरे के भाव, शरीर की भाषा के क्लस्टर्स, बेसलाइन और शब्दों के चुनाव जैसी इन तमाम तकनीकों को एक साथ मिलाते हैं तो क्या होता है? तो ऐसा महसूस होने लगता है कि अब हम किसी का भी झूठ आसानी से पकड़ सकते हैं। बिल्कुल। ये ज्ञान एक इंसान को भ्रम में डाल सकता है कि वो अब एक ह्यूमन लाई डिटेक्टर बन गया है। लेकिन यही विज्ञान हमें जमीन पर वापस लाता है। डीपोलो और उनके सहयोगियों की 2003 की रिसर्च इसी भ्रम को तोड़ती है। अच्छा, वो रिसर्च क्या कहती है? इस रिसर्च के अनुसार आम इंसान झूठ पकड़ने में केवल 54% सटीक होते हैं। 54%? ये तो एक सिक्का उछालकर अनुमान लगाने से ज्यादा बेहतर नहीं है। बिल्कुल नहीं है। यहाँ तक कि प्रशिक्षित पेशेवर भी बहुत अधिक सटीक नहीं होते। इसका सबसे बड़ा कारण ओथेलो एरर है। ओथेलो एरर? ये बहुत ही दिलचस्प अवधारणा है। हाँ, इसका मतलब है कि हम किसी व्यक्ति के तनाव या घबराहट को झूठ का संकेत मान लेते हैं, जबकि वास्तव में वो व्यक्ति इसलिए घबराया हुआ है क्योंकि उसे डर है कि उस पर अविश्वास किया जा रहा है। एकदम सही। एक सच्चा इंसान भी अगर किसी गंभीर आरोप का सामना कर रहा हो तो वो पसीना पसीना हो सकता है और हकला सकता है। मतलब हमारी अपनी व्यक्तिगत धारणाएं, हमारे पूर्वाग्रह और सामाजिक मान्यताएं हमारे निष्कर्षों को पूरी तरह से गलत साबित कर सकती हैं। बिल्कुल। इसीलिए ह्यूमन लाई डिटेक्टर बनना उतना आसान नहीं है जितना बताया जाता है। और इसीलिए इन तकनीकों का प्राथमिक उद्देश्य झूठ पकड़ना या लोगों की गलतियां पकड़ना कभी नहीं होना चाहिए। तो फिर असली उद्देश्य क्या होना चाहिए? इन तकनीकों का असली उद्देश्य बेहतर सहानुभूति या एम्पैथी और भावनात्मक बुद्धिमत्ता विकसित करना होना चाहिए। मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। जब हम किसी के चेहरे पर आई उस एक पल की उदासी को पकड़ लेते हैं जिससे वो दुनिया से छिपाने की कोशिश कर रहा है, हाँ, तो हम उस जानकारी का उपयोग उसे जज करने के लिए नहीं बल्कि उसके साथ अधिक गहराई से जुड़ने के लिए कर सकते हैं। यह हमें यह समझने की क्षमता देता है कि कोई व्यक्ति कब असहज महसूस कर रहा है, कब उसे सहारे की जरूरत है। यह गहरे और अधिक प्रामाणिक संबंध बनाने का एक मार्ग है। इस पूरी चर्चा का समापन मैं एक बहुत ही गहरे विचार के साथ करना चाहूंगा। स्रोत सामग्री में महान दार्शनिक अरस्तु के एक उद्धरण का उल्लेख किया गया है। अच्छा, वह कौन सा उद्धरण है? अपना सभी ज्ञान की शुरुआत है। Knowing yourself is the beginning of all wisdom. ये बहुत ही गहरा विचार है। बिल्कुल।
हमारे सुनने वालों के लिए ये एक रहस्यमयी सवाल छोड़ जाता है। जब हम दूसरों के व्यवहार को इतनी गहराई से पढ़ना सीखते हैं, उनके माइक्रो एक्सप्रेशंस और पैसिफाइंग बिहेवियर्स को पढ़ते हैं, तो क्या हम वास्तव में केवल उन्हें पढ़ रहे होते हैं, या फिर अनजाने में हम दूसरों के भीतर अपनी ही दबी हुई असुरक्षाओं और अपनी ही प्रेरणाओं को देख रहे होते हैं? क्या बात है। ऐसा संभव है कि दूसरों को समझने की ये यात्रा अंततः खुद के अवचेतन मन को शीशे में देखने का ही एक तरीका बन जाती है। बिल्कुल। दूसरों को समझने की ये यात्रा अंततः खुद को समझने की यात्रा बन जाती है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही किताबों व विचारों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।